नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई और तैयारी दोनों अच्छे से चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तैयारियों के दृष्टिकोण से हम लगातार प्रयोग करते रहे हैं और इस प्रयोग से हम यही चाहते हैं कि आप जिस मंजिल को इस चैनल पर आकर चुने हैं, वो मंजिल आपको ज़रूर मिले। तो आप सभी से मैं एक आग्रह करूँगा कि जब भी हमारे वीडियो लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिस सेट्स को आप देखिए, तो आप अपने मन में 4-5 बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखिए, जिसमें जो पहला बिंदु है कि स्व-मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखिए। जब भी आप लेक्चर्स को देखिए, मेरा ये मानना है कि आपने पहले कभी ज़रूर पढ़ाई की होगी या फिर उन तथ्यों को ज़रूर देखा होगा, लेकिन स्व-मूल्यांकन करते हुए आप दोबारा से जो गलतियाँ करते आ रहे थे, उसको सुधारने का प्रयास करें। जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार बताई जा रही हैं और आप पहली बार उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आप स्व-मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ज़रूर देखिए। दूसरी बात है कि आप जब भी लेक्चर्स या फिर प्रैक्टिस सेट को देखिए, तो आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए, सीखने की ललक ज़रूर होनी चाहिए। तो आप हमेशा सीखने की कोशिश में रहिए, आपके अंदर जिज्ञासा रहे कि जो हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे और उस पाठ्यक्रम से या फिर इकाई से किस तरीके के सवाल बन रहे हैं, उनको आप जानने का प्रयास कीजिए। तीसरी बात है कि पाठ्यक्रम से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 100 क्वेश्चंस का है, तो 100 क्वेश्चंस में अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग प्रकृति, स्वभाव के क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन रहेंगे, दोनों का मिश्रण रहेगा। तो पाठ्यक्रम से कैसे प्रश्न बन रहे हैं और उनके नेचर को भी आप देखने का प्रयास कीजिए। जो अगला पॉइंट है कि परीक्षाओं में अक्सर देखने में आता है कि आसान और कठिन दोनों प्रश्नों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि आपको दोनों को महत्व देना है। आप देखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में देखेंगे कि 15 से 20% क्वेश्चन कठिन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण दूं कि 100 प्रश्न हैं, तो उसमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन पे ही डाउट करेंगे या फिर कठिन मानेंगे। आप अगर मानकर चल रहे हैं कि 100 में 100 क्वेश्चन कठिन होंगे, तो फिर ये बेईमानी कही जा सकती है, क्योंकि पेपर इस तरीके से बनाया ही जाता है कि कुछ सवाल आप उसमें न कर पाएँ, उन्हीं को हम कठिन मानते हैं। तो मानकर चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन कठिन रहेंगे और आसान कितने रहेंगे? 80 से 85% क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे या फिर ट्रिकी मिलेंगे, ठीक है? जो कि कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जिनका भी 75 से लेकर 80 के बीच में परसेंटेज होता है, यानी उनके मार्क्स आते हैं, तो वो दौड़ में शामिल होते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जिन भी सफल व्यक्तियों से आप पूछेंगे कि आपके सफलता का मंत्र क्या रहा है, तो तात्कालिक में उनको समझ में नहीं आएगा कि हम किस वजह से सफल हुए। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो सफलता के मंत्र बताते हैं, वो कहीं न कहीं कृत्रिम होता है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि जब आप सफल होंगे, आपसे पूछा जाएगा एक झटके में कि आपने कौन-सा काम किया जिससे आपको सफलता मिली। तो आप ये बताने में परेशानी या फिर संकट में आ जाएँगे कि आखिरकार हमने क्या किया था? आपने वही किया था, जो भी 2-4 साल आपने मेहनत किया था, अलग-अलग ट्रिक्स को अपनाया था, अलग-अलग रणनीति को अपनाया हुआ था। वो सभी एक जगह मिलके आपको उस सफलता के द्वार तक पहुँचाए हुए हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं, लोग आपसे पूछने लगते हैं, तो वो जो आपने मेहनत किया था, उससे कहीं दूर हट के आप एक कृत्रिम तरीके की बातें बताना शुरू करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं अलग-अलग। तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके सफलता का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, वो अलग-अलग है, अपना है। बस आप दूसरे से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट को देखिए, क्लासेज को देखिए, लेक्चर्स को देखिए, तो इन बिंदुओं को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न के ऊपर। और आप सभी इस प्रैक्टिस सेट के बहाने अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे कि आप अगर री एग्जाम में जा रहे हैं, तो कितनी तैयारी आपकी कॉन्फिडेंसफुली है। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया है, पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम है। ऑप्शन दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी,
2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से अब तक। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल पूछा गया कि पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का कालक्रम क्या है। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट किया, लेकिन ये नया प्रश्न कहां से हमें दिखाई पड़ रहा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अगर यहाँ पर पाली भाषा का केवल पूछता तो आप निधड़क इसका सही जवाब देते, लेकिन यहाँ पर अशोक को जोड़ दिया है, जिससे कि थोड़ा सा ये प्रश्न अलग मोड़ ले रहा है, लेकिन उसका उत्तर क्या है, सेम टू सेम वही है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि पाली भाषा और अशोक की धर्म लिपियों का जो कालक्रम है, समय है, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है। ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 4, 8। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं, साथ में भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 समुदाय में बांटा हुआ है। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि वो 6 समुदाय कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूं, आप जरूर अपने नोटबुक पर इसको लिखिए। पहला जो समुदाय है उत्तरी पश्चिमी समुदाय, फिर इसके बाद दक्षिणी समुदाय, फिर दिया गया है पूर्वी समुदाय, ठीक है, फिर बीच का समुदाय, फिर इसके बाद भीतरी समुदाय, ठीक है, और आखिर में दिया गया है पहाड़ी समुदाय। तो इस तरीके से जॉर्ज ग्रियर्सन, इसके पहले हार्नले करके एक भाषाविद थे जिन्होंने की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। यह भी सवाल पूछा जाता है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुछ बातों पर सहमति जताते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 6 समुदायों में बांटा हुआ है। वो 6 समुदाय कौन कौन से यहाँ पर हमने बता दिया, तो आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लिए होंगे और आगे के लिए आप इस प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न है, नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया पुष्यदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू, हेमचंद। तो नागर अपभ्रंश के व्याकरण किसने लिखा हुआ है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है नागर अपभ्रंश का व्याकरण। और हेमचंद जैसा कि आप जानते हैं कि जैन साहित्य से इनका जुड़ाव है और इनको जैनाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने में इन्होंने साहित्य और व्याकरण दोनों पर काम किया हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया है घ, श, श, र। तो यहां पर हमें बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपका दिमाग भी दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने तो भाषा विज्ञान पूरा कवर कर लिया है, ये सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, र जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। आप देखेंगे ये दोनों जो श दिए गए हैं ये सब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वैसे भी र एक और व्यंजन के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं या फिर आपके दिमाग को थोड़ा सा चौड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं रबर की तरह, कि आप जरूर ध्यान में रखिए कि एक लुंठित और पार्श्विक ध्वनि भी है, तो उसमें र का भी नाम आता है। यहाँ पर भले अंतस्थ व्यंजन के रूप में है, लेकिन जो मैंने संकेत किया है, हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं जो इस तरीके के प्रश्नों के लिए इस वीडियो को देखते हैं, वो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि खुशबू में उपसर्ग है, खु, खुश, उत, बू। तो इसमें हमें उपसर्ग बताना है और आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बू शब्द मूल है और उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है खुश, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, खुश। इसमें क्या है, उपसर्ग है। बहुत हमने देखा कि हमारे बीए और एमए के कई विद्यार्थी इस नाम के हैं, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा नहीं है। ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं जहां पर मैं कार्यरत हूं। बाकी बहुत सारे बच्चे हमारे खुशबू नाम से जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इस चैनल की खुशबू वो अलग अलग जगहों पर फैलाते रहें। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि वाग युद्ध में समास है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो आपने देखा कि पिछली बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें समास से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। वाक युद्ध में कौन सा समास हो सकता है, आपका दिमाग
दौड़ना शुरू कर दिया होगा। जी बिल्कुल सही जवाब है करण समा, करण तत्पुरुष समास इसमें पाया जाता है। ठीक है, वाक युद्ध मतलब वाणी से युद्ध। ठीक है, वाणी से युद्ध, इसमें यहाँ पर करण शब्द का यानी कि से शब्द आया हुआ है, तो करण तत्पुरुष यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। अक्सर हमने देखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञाओं को लेकर अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन सा होता है। जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, वहीं जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष समूह के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर यह सवाल बड़ा टेक्निकल ढंग का पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है। ऑप्शन दिया गया जगन्नाथपुरी, राजा हरिश्चंद्र, पंडित जी या फिर मोटापा। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि दोनों संज्ञाओं का उदाहरण हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, और राजा हरिश्चंद्र खास चीज के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से आप जानेंगे कि सत्यवादी के तौर पर जाने जाते हैं, या फिर सारा कुछ दान देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, दानी के रूप में। और सत्यवादी हरिश्चंद्र अक्सर आप लोगों ने अपने मित्र मंडली में या फिर आसपास में सुना होगा कि बहुत राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र एक तरफ से समूह की तरफ भी संकेत कर रहे हैं, और किसी का नाम भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। आप देख रहे हैं कि देखने में प्रश्न बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन था बहुत खतरनाक। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि मोहन का कुछ खो गया है, तभी टार्च से ढूंढ रहा है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। ऑप्शन दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। मोहन का कुछ खो गया है, यहाँ पर कुछ शब्द जो है वही मेन इस प्रश्न का उद्देश्य है कि आप बता पाए कि क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या उसका खोया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको सर्वनाम भी पढ़ना है, संज्ञा भी पढ़ना है, समास भी पढ़ना है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। एकीकरण, मानकीकरण, शुद्धिकरण, सरलीकरण। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों को यानी अलग अलग जो स्टैंडर्ड है उनको एक रूप लाने के लिए उसको क्या कहा जाता है? मानकीकरण कहा जाता है। और इस शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा देवनागरी शब्द के साथ प्राय दिखाई पड़ता है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण और दोष गुण या फिर वैज्ञानिकता, तो यहाँ जुड़ा हुआ शब्द है। मानकीकरण का मतलब क्या हो गया कि भले भाषा का रूप अलग अलग स्तरों पर हो, लेकिन उसमें एक रूपता लाना। जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं तो सबकी हिंदी अलग अलग है। राजस्थान का कोई है उसकी हिंदी अलग है, हरियाणा का कोई है उसकी हिंदी अलग है, उत्तर प्रदेश का है तो अलग है, बिहार का है तो अलग है, मध्य प्रदेश का तो अलग है। और हमारे कई विद्यार्थी जो तमिलनाडु के हैं, मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था तो एमए में तमिल भाषा पढ़ने वाले भी हमारे साथी हुआ करते थे, तो उनकी हिंदी अलग थी। काफी उनको सुनकर हम लोगों को कभी कभी हंसी भी आती थी, लेकिन वो लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी का सबसे ज्यादा अगर कहीं विरोध हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है। और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां पर विरोधी भाषाओं का एक जगह कलेक्शन किया गया है, हिंदी, उर्दू, तमिल, अब तो वहां पर कन्नड़ को भी जोड़ दिया गया है। ये 3 लैंग्वेज का एक सेंटर है, 3-4 लैंग्वेज का एक सेंटर बनाया गया है। जो जेएनयू के विद्यार्थी जुड़े होंगे वो जरूर इस बात को ध्यान में रख लिए होंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है राजभाषा संबंधी आयोग और समिति, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो 348 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा की बात की गई है, लेकिन हर अनुच्छेद अपने आप में खास है। यहाँ पर अनुच्छेद 347 के बारे में पूछ दिया गया, तो इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। किसमें? अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि जाना माना प्रश्न,
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उक्त कथन हिंदी के किस आलोचक का है? और जैसे ही मैं इस प्रश्न को समय लेकर पढ़ रहा था, आप लोगों को लगा कि सर आप ऑप्शन बिल्कुल मत पढ़िएगा, हम लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब ये कथन आपके लिए कहां पर महत्वपूर्ण होगा? मान लीजिए आप एचपीएससी के एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पर सवाल पूछ लिया गया कि विद्यापति श्रृंगारी हैं कि भक्त हैं, आप इसको सिद्ध कीजिए। तो इसी कोटेशन से आप उस प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो ये कोटेशन जो यहाँ पर दिए गए हैं कोई फालतू नहीं है, आप जरूर इनको इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अब इस समय वन लाइनर हमें रटने की आदत पड़ गई थी, इसलिए लिखना हम भूल गए हैं। रटना तो जान गए हैं लेकिन लिखना भूल गए हैं, जो कि हो सकता है कि इस एग्जाम में चुनौती के रूप में आ जाए। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा विद्यापति के मूल्यांकन के समय में। अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि कोटेशन पर ही आधारित है। पूछा गया कि इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी के जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? यहां पर आप देख रहे हैं कि न आलोचक का नाम क्लियर हो रहा है, न भक्त कवि का नाम क्लियर हो रहा है, किसके बारे में बात की गई है। लेकिन एक ट्रिक है जिसको कि आप अपना सकते हैं। अक्सर एक आलोचक जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूं कि वो किसी भी कवि या लेखक का नाम सीधे सीधे नहीं लेते हैं, बल्कि सर्वनामों का प्रयोग वो करते हैं। अब आप कैच कर लिए होंगे कि ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर जायसी। तो ये कोटेशन कहा गया है, कथन है कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता, यहां पर ध्यान में रखिए, निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कबीर के संदर्भ में। वैसे हम लोग अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया, उससे वो चिढ़ते थे, लेकिन देखेंगे आप कि जो भी उन्होंने लिखा है काफी ठोस लिखा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि निगम अगम साहब सुगम राम साचली चाह अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माँ। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? यहाँ पर हमें बताना कि किसकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया कबीर, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। तो निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया गया चिंतामणि, त्रिपाठी, भूषण, महाराज जसवंत सिंह, मतीराम। तो भाषा भूषण आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा किसका ग्रंथ है? बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, ऑप्शन सी, महाराज जसवंत सिंह। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप एक चीज ध्यान रखिए कि भाषा भूषण किस तरीके का ग्रंथ है। भाषा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें अलंकारों की बात की गई है, एक अलंकार ग्रंथ है। आगे हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरीके का भी प्रश्न दिखाई पड़े। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन के तौर पर है, पंक्तियां हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर। तो यहाँ पर देखिए भारतवर्ष के बारे में ये पंक्तियां लिखी गई हैं और देखने से लग रहा है कि हिमालय के आसपास का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है पंक्तियां। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मारे सिमोहि कुठाव निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। तो मारे सिमोहि कुठाव निबंध के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखकर हिंदी कहानी जगत में अपना नाम स्थापित कर लिया, लेकिन कहानियों के अतिरिक्त इनके कई निबंध भी अच्छे हैं। जैसे मारे सिमोहि कुठाव तो है ही, एक निबंध इनका बहुत फेमस है
कछुआ धर्म। जैसे मैं अपनी कलम चला रहा था, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। बीए के पाठ्यक्रम में मुझे बीएचयू में इसको पढ़ने का मौका मिला था। अब पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं। जो नए बच्चे जुड़े होंगे शायद वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञेय, माधवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यह सच है, बार बार हार हार मैं गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये पंक्तियां हो सकता है कि आप सभी के जीवन से भी जुड़ी हो, या फिर जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर हो सकती हैं। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये काव्य पंक्तियां हैं कि यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा बेसब्री से। अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली नाटक किसकी रचना है? बहुत ही सामान्य तरीके का प्रश्न। ऑप्शन दिया गया हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, द्विजेंद्र लाल राय। तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लेना ही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया सिंदूर की होली नाटक। आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसके बहाने आपके दिमाग में पात्र, अंक योजना, संवाद योजना कुछ कुछ आ गई होगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है उससे भी आसान। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय। हमें विकल्प पढ़ना ही नहीं चाहिए था, फिर भी नए बच्चों के लिए हमने पढ़ दिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञेय की एक कहानी है। इसका जो एक और नाम है वो है रोज। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कथन के तौर पर है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। उक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रश्न के बहाने ही कही गई है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों में से हूं जिनकी संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही, जो भाषा का सम्मान करते हैं। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर। इसमें से हमें बताना कि आखिरकार ये कथन किसका है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जैसा कि आप जानते हैं कि कवि और आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं, साथ में संपादन भी इन्होंने खूब किया। इनका जोर भाषा पर बहुत था, खासतौर से शब्द प्रयोग पर काफी इनका जोर था। कविताओं में भी आपने देखा और आलोचना में भी आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। स्पेशली काव्य लक्षण पूछा जा रहा है एक खास आचार्य का नाम देकर कि हेमचंद्र का क्या है। ऑप्शन दिया गया है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय सालंकारो काव्य, काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवदोषम वर्जितम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग आचार्यों का काव्य लक्षण दिया गया है। हमें बताना है कि आखिरकार हेमचंद्र द्वारा क्या है। बिल्कुल सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। और इसमें आप देख रहे हैं कि जगन्नाथ का भी काव्य लक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति किसने कहा है? ये कई बार प्रश्न रिपीटेड है। ये प्रश्न भी मेरे प्रोजेक्ट 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ये भी कई बार रिवाइज किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिया गया है आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, वाग्भट, राजशेखर। तो हमें बताना कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य अभिनव गुप्त। ये अभिनव गुप्त वही हैं जिन्होंने की भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की हुई है और उन 4 आचार्यों में से इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि भामा ने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है। ये सभी प्रश्न देखने में छोटे हैं, अगर इनके उत्तर आपको आते हैं तो आप 100% इसका सही जवाब दे पाएंगे, नहीं आते हैं तो यही प्रश्न आपको
मजबूर कर देंगे कि काश मैं थोड़ा सा वन लाइनर और पढ़ लिया होता। काव्य अलंकार में कितने अलंकारों की बात की है भामा ने? ऑप्शन दिया गया 70, 65, 38, 48। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि 38 अलंकारों की बात भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में की हुई है। अगला प्रश्न है कि विभत्स रस के देवता माने जाते हैं। विभत्स रस के देवता कौन है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु, महाकाल, इंद्र, कालदेव। तो जब आप रस सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ रसों को देवताओं से भी जोड़ा गया है। इसका सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन बी, महाकाल से जोड़ा गया है विभत्स रस के देवता के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि का नाम आता है, लेकिन अगर यूरोप की बात करें तो वहां पर सबसे पहले काव्य चिंतन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन दिया गया होमर, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। तो इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल आप लोग सही तक गए, ऑप्शन बी, प्लेटो से माना जाता है कि यूरोप में काव्य चिंतन का आरंभ हुआ। और प्लेटो का संबंध किस देश से था या जगह से? यूनानी ग्रंथकार हैं। आप तीनों को नाम देखिए नीचे, तीनों क्या है? यूनान से जुड़े हुए हैं। और हमने एक सूत्र भी बताया था, पाल, PAL, यूनान से जुड़े हुए हैं। बाकी आप चाहें बहुत अच्छे से पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसको कि 1 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया है। और उसमें हमने बताया कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझ सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए, मैं चाहूंगा तो लिंक भी नीचे डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया अरस्तु, प्लेटो, अर्नाल्ड, लोंजाइनस। तो यह भी प्रश्न बहुत इजी ही था, कठिन में इसको नहीं माना जा सकता है। फिर भी आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अरस्तु। अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो का भी है और अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का भी है, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण को सिर्फ अनुकरण या नकल नहीं माना है बल्कि उसको पुनर्सर्जन माना है, पुनः प्रस्तुतिकरण माना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। तो प्रिय, स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है चर्च एंड स्टेट, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने कहां पर पढ़ा था कि स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है। इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स नाम की जो रचना है, जिसके रचनाकार के तौर पर विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दोनों ने मिलकर एक कविता संग्रह प्रकाशित किया। 1798 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ, फिर 1800 ईस्वी में हुआ, फिर 1802 ईस्वी में हुआ। कुल मिलाकर इस रचना का संस्करण 3 निकाला गया और इस रचना को प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, पहले तो लिरिकल बैलेट्स नाम से कविता संग्रह निकाला गया, लेकिन फिर उसी पर निबंध लिखा गया जिसका नाम पड़ा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिसमें वर्ड्सवर्थ का नाम प्रमुखता से आता है। तो ये सभी तथ्य आपके भी मन मस्तिष्क में आने चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है क्रोचे, आई रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, लोंजाइनस। तो ऊपर के प्रश्न में आपने देखा कि ये विकल्प के तौर पर आया हुआ था और यहाँ पर सीधे प्रश्न के तौर पर पूछ लिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि जी मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ था, ऑप्शन बी आई रिचर्ड्स की रचना है। ये वही आई रिचर्ड्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़कर देखने का प्रयास किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि लगभग परीक्षाओं में आई रिचर्ड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी आप एग्जाम में जाइए आई रिचर्ड्स को एक बार जरूर ध्यान में रख कर जाइए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि नई समीक्षा का जनक माना गया है। ऑप्शन दिया गया लोंजाइनस, सुकरात, हीगेल, आई रिचर्ड्स। तो नई समीक्षा का जनक किसको माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आई रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा ही घुमावदार प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है धूर्त रसिक लाल, एक अजान 100 सुजान, निस्सहाय हिंदू, 100 अजान 1 सुजान। इसलिए प्रश्न को मैंने घुमावदार बोला है क्योंकि जब मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा था तो पूरा प्रश्न पत्र मैंने हल किया, इसके बाद देखने का प्रयास किया कि कहां पर टर्निंग पॉइंट्स है और आपको एग्जाम में ध्यान में रखने की जरूरत है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो ऑप्शन दिए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का कोई न कोई ऐसा उपन्यास है जिसमें अजान और सुजान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए शीर्षक को घुमा दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप जान रहे हैं कि धूर्त रसिक लाल और निस्सहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नहीं है, लेकिन एक अजान 100 सुजान या 100 अजान एक सुजान में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। आपका दिमाग जरूर चकराया होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अपने नोटबुक और ऑनलाइन किताबों को उलटना पलटना भी शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा था। तो आप इस प्रश्न के बहाने रचनाओं के शीर्षकों को जरूर अच्छे से ध्यान में रख के जाइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 अजान एक सुजान इनके उपन्यास का नाम है। बाकी जो भी दो उपन्यास हैं उसमें आप देख रहे हैं कि धूर्त रसिक लाल के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है लज्जा राम मेहता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लज्जा राम मेहता का है धूर्त रसिक लाल। और निस्सहाय हिंदू नाम का जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनका नाम याद रखिए। बाकी रचनाओं के शीर्षकों को एकदम से क्लियर करके जाइए, कभी कभी वही घातक साबित होने लगते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी हैं। ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। अब्र नाम से किसने लिखा। आपका दिमाग जरूर दौड़ रहा होगा कि हाँ हमने इसको कहीं पढ़ा था। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी है कि ये जब उर्दू में लिखा करते थे तो किस उपनाम से लिखते थे। ऑलरेडी मैं कई प्रैक्टिस सेट में पूछ चुका हूं, यहाँ पर भी आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे या फिर एक उपनाम से कविता लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, शंभु गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मण प्रसाद गुप्त। तो लगातार आप देख रहे हैं कि गुप्त गुप्त जी लोगों का इनाम है। इसमें आपको बताना है कि आखिरकार असली गुप्त कौन है जिन्होंने कि मौर्य विजय खंड काव्य। आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मौर्य विजय किस तरीके का काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, क्या है। तो मौर्य विजय आप देख रहे हैं कि खंड काव्य की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। इन्होंने लिखा मौर्य विजय खंड काव्य। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है, पूछा गया कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया सरस्वती, हंस, जागरण, कल्याण। तो जो ये निबंध है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरस्वती, जो हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर जिसको माना जाता है, उसी में इस निबंध का प्रकाशन हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, उर्दू। हिंद स्वराज जिसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, लेकिन यहां पर देखिए सवाल पूछा गया कि किस भाषा में, मूल भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजराती। वैसे भी हमने यूजीसी नेट के यूनिट 4 के अंतर्गत इस तरीके के प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया, यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया 1915, 1921, 1922, 1919। यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, यानी पहला अंक कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि सन 1919 ईस्वी में इस पत्रिका का या फिर इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे। ऑप्शन दिया गया मजदूर, सूबेदार, नेता, किसान। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जिस अंबेडकर जी को हम जानते हैं उनके पिताजी पेशे से क्या थे, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि वो पेशे से सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर के पिताजी उस समय जो भी महाराष्ट्र में था वहां पर सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, अक्सर पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पीएचडी कहां से कंप्लीट की हुई थी। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखा होगा। यहाँ पर नए तरीके से सवाल पूछा गया कि उनके पिताजी किस पद पे कार्यरत थे।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया वीर सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है हिंदू बनाम हिंदू। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है। तो उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आखिरकार उत्तर आधुनिकता के संबंध में कौन सी बात या कथन है वो सही नहीं है। तो हमें बताना है, आपका दिमाग भी यहाँ पर दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर उत्तर आधुनिकता में कि यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है। ये कथन क्या है? सही है। यह विचारधाराओं के अंत की घोषणा करता है, यह भी क्या है? सही है। यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह भी कथन क्या है? सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बात कही गई कि यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है, यह बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन है। उत्तर आधुनिकतावाद में खास तौर से कई चीजों के अंत की बात की गई, यहाँ तक कि ईश्वर के अंत की बात, विचारधाराओं के अंत की बात, इतिहास के अंत की बात भी की गई है। और किसी खास जिसको हम बोलते हैं कि सत्ता या फिर केंद्र की बात को भी ध्वस्त किया गया है। जैसे वर्तमान समय में अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं तो उत्तर आधुनिकता का एक खास उदाहरण है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जिसके पास पैसा है, वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्न। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर अस्तित्ववादी दार्शनिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया कि कौन है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन दिया गया किरकेगार्ड, कार्ल जास्पर्स, गैब्रियल मार्शल, ज्यां-पाल सार्त्र। तो एक चीज तो आप ध्यान में रखिए कि जितने नाम दिए गए हैं वो सब किस वाद से संबंधित है? अस्तित्ववाद से रिलेटेड है। हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न दिखाई पड़ जाए। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, ज्यां-पाल सार्त्र नाम के जो अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, उनका था कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी वहां पर उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली हुई थी। ऑप्शन दिया गया है शिव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो देख रहे हैं कि आधुनिक काल में भी संप्रदायों का प्रचलन था और भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन सा संप्रदाय था वो? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, वल्लभ संप्रदाय से उनका संबंध था। भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है। ऑप्शन दिया गया बिहारी, जयसी, घनानंद, विद्यापति। तो सुजान हित किस कवि से जुड़ा हुआ है या फिर उनकी कविताओं की मूल विशेषताएं उसमें छिपी हुई हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, घनानंद। अति सुधो सने को मार्ग है, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं। ये सुजान हित घनानंद से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन दिया गया 1950, 1952, 1958, 1954। तो दूसरा सप्तक की जब भी बात की जाती है तो ख्याल आता है कि 4 सप्तक थे जिनका संपादन अज्ञे ने किया था। ठीक है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इन सप्तकों में जो भी 7 कवि हैं उनको बिल्कुल आप क्लियर करके रखिए कि कौन किस सप्तक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नियरेस्ट आंसर होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए था 1951, लेकिन यहाँ पर सही जवाब हो गया 1952। जो नियरेस्ट है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, आपके मन में आ सकता है कि सर 1950 क्यों नहीं, तो 1951 आप एक कदम आगे ही बढ़ के देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा सप्तक प्रकाशन तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1943 हुआ, फिर 1951 हुआ, फिर 1959 हुआ, फिर 1979 हुआ। इस तरीके से इनका प्रकाशन हुआ है। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कामायनी का कौन सा सर्ग है जो कि छठा सर्ग
के नाम से इसमें है। ठीक है, तो इसके बहाने आपके मन मस्तिष्क में कामायनी के 15 सर्गों के शीर्षक आ जाने चाहिए। इस पर हमने कई बार चर्चा की है और आप देखेंगे कि कामायनी को सरलता से कैसे पढ़ा जाए उसको लेकर भी इस चैनल पे हमने चर्चा की है। तो छठा शीर्षक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लज्जा नाम का जो शीर्षक है वो छठा शीर्षक है। बाकी ईड़ा, श्रद्धा, ये सब जो मेन थे उसको हमने बताया हुआ था 369। एक मैंने सूत्र भी बताया हुआ था 369, जिसमें श्रद्धा हो गया, फिर लज्जा, फिर ईड़ा। ठीक है, आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए ये सूत्र। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कटी जब नैन की छाई लखियो तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, बिहारी, घनानंद, मीरा। कटी जब नैन की झाई, ठीक है, लखियों तब गगन में सारी, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कबीरदास की पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, घनानंद, जयसी, सूरदास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ये भी है ऑप्शन ए, बिहारी द्वारा लिखी गई है पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, यह कथन किसका है? तो कामायनी से रिलेटेड ये कथन पूछा गया। ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञे, धूमिल, नागार्जुन। तो ये बात किसने कहा हुआ है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, जैसा कि मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि अज्ञे और मुक्तिबोध कवि तो थे ही, साथ में वो आलोचक भी थे, रचनाकार आलोचक के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मुक्तिबोध ने कामायनी पर काफी काम किया है। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार नाम से इनकी पुस्तक है, काफी अच्छी पुस्तक। खासतौर से अगर आपको कामायनी को समझना है और जयशंकर प्रसाद को समझना है और मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि को समझना है तो ये किताब काफी अच्छी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मुक्तिबोध का मानना था कि कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई थी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है? ऑप्शन दिया गया प्रिय प्रवास, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूल गलती, अंधेरे में। स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस रचना को कहा गया है, यानी किस काव्य संग्रह को कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा को आलोचकों ने माना कि स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज, यानी कि उसको एकदम मिटाने से भी मिटने वाला नहीं। चांद का मुंह टेढ़ा है में जो भी कविताएं लिखी गई हैं एक तरीके से स्वतंत्र भारत को ध्यान में रखते हुए या फिर आजादी से मोहभंग की जो स्थिति है उसको पूरा इसमें दर्शाया गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपका अभी दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने आस्था से रिलेटेड एक रचना भी लिखी हुई है। ठीक है ना, तो वहीं से इस पंक्ति को उठा लिया गया, आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि, कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की एक काव्य पंक्तियां हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु या फिर भाग्यवती। तो किस उपन्यास में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उसी की विषय वस्तु है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है?
ऑप्शन दिया गया है कहानी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। देखने में प्रश्न बहुत ही छोटा है और आसान भी है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि पहली बार इस किसी एग्जाम में जा रहे हैं या फिर विधाओं को लेकर उनको क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के बहाने आप जान जाएंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा न होकर उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है आप सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गांव में से मैला आंचल में वर्णित कौन सा गांव है। ऑप्शन दिया गया मेरीगंज, सेमरी, बेलारी, गंगौली। तो यहाँ पर मैला आंचल से रिलेटेड पूछा गया कि कौन सा गांव है जिसका जिक्र मैलांचल में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए मेरीगंज। इसके अतिरिक्त आप सभी के मन में जो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं सेमरी, बेलारी, दोनों का संबंध किससे है, गोदान से, जबकि गंगौली का संबंध आप जानते हैं कि आधा गांव नाम का जो उपन्यास है वहां से रिलेटेड है। तो देखिए नए पैटर्न में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, कहानियां भी लगी हुई हैं, तो अब स्थान के आधार पर, पात्रों के आधार पर भी क्रम पूछ लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 5 ऑप्शन देने के साथ 1 2 3 4 ऐसे करके पूछ लिया जा रहा है कि सही क्रम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन तो कुछ वैसे ही रहते हैं, लेकिन पैटर्न बदलता रहता है। आपको मेन जो बेस है वो क्लियर करके रखना है, फिर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाएगा आप आराम से वहां बता देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि नत्थु किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन दिया गया धरती धन अपना, तमस, गोदान, जिंदगी नामा। तो नत्थु नाम का जो पात्र है वो किस उपन्यास से जुड़ा हुआ है, यह आपके दिमाग में आना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, तमस उपन्यास से जुड़ा हुआ है नत्थु का संबंध। अब नए पैटर्न में कैसे सवाल पूछा जा रहा है, अलग अलग उपन्यासों के पात्रों के आधार पर प्रकाशन वर्ष या फिर क्रम पूछ लिया जा रहा है कि कौन सा उपन्यास पहले है या फिर कौन सा बाद में है। तो कम से कम आप नत्थु को जानेंगे कि तमस से इसका संबंध है, तो आप आराम से तमस कब प्रकाशित हुआ, कब इसको कौन पुरस्कार मिला, इसके रचनाकार कौन है, इसकी विषय वस्तु क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि कोई क्रिकेटर कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, उसको नेट में जाके प्रैक्टिस करना ही पड़ता है और तब वो मैदान में अच्छा खेलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी क्वेश्चन के आप मेरिट पर मत जाइए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत कठिन है। कभी भी इजी क्वेश्चन भी आपके लिए कठिन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु, मानस का हंस, शेखर एक जीवनी, भाग्यवती। तो ये किस उपन्यास का यहाँ पर जिक्र किया गया है प्रश्न के बहाने, तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी ढंग का उपन्यास या फिर नोबेल, अंग्रेजी ढंग का नोबेल। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु के बारे में बात कही जा रही है कि इसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। हालांकि ये उपन्यास आप जानते हैं कि कई प्रकरणों में बटा हुआ है और वर्तमान समय में इसके प्रकरण के शीर्षक के आधार पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, पात्रों के आधार पर तो पहले भी पूछे जा रहे थे। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर बहुत सारे सामग्रियां हैं, आप जरूर देखिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन के बारे में हमें बताना है कि किस उपन्यास से रिलेटेड है। ऑप्शन दिया गया झूठा सच, गोदान, मानस का हंस, जिंदगी नामा। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है झूठा सच, जो कि यशपाल का उपन्यास है। इसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है। ऊपर आपने देखा नत्थु का नाम पूछा गया था, यहाँ पर ज्ञानो का नाम पूछा गया है। तो अगर आप रिवीजन के तौर पर इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में तुरंत आ गया होगा कि आखिरकार ज्ञानो किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन दिया गया है राग दरबारी, जिंदगी नामा, तमस, धरती धन्ना अपना। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र है ज्ञानो। ठीक है, न्यू पैटर्न पर यही हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन में नत्थु दे दे, एक ऑप्शन में ज्ञानो दे दे, एक ऑप्शन में भट्टिनी दे दे, ऐसे ही 5 ऑप्शन बना दे, फिर उसमें क्रम पूछ ले कि कौन सा क्रम सही है। यही है नया पैटर्न, लेकिन उसके लिए आपको बेस मजबूत करके रखना पड़ेगा और ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो लगातार आ रहे हैं,
ये आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से और आपके बेस को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन है। तो कई बार यहाँ पर तुलसीदास के स्थान पर सूरदास हो जाता है और तुलसीदास भी हो जाता है। तो देखिए दोनों जो भी उपन्यास हैं तुलसीदास के जीवन पर आधारित, सूरदास के जीवन पर आधारित, सब यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है खंजन नयन, मानस का हंस, जिंदगी नामा, नाच्यो बहुत गोपाल। तो कौन सा ऐसा उपन्यास है? बिल्कुल आपके दिमाग में सही आंसर आ गया कि मानस का हंस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि खंजन नयन किसका है और मानस का हंस किसका है। वैसे नॉर्मली शीर्षक में ही ये सारी चीजें छिपी हुई हैं कि मानस है तो जाहिर सी बात है कि तुलसीदास है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसी चैनल पर मिलेंगे अभ्यास के दौरान। अगला प्रश्न पूछा गया कि दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन दिया गया झूठा सच, महिला आंचल, जिंदगी नामा, धरती धन्ना अपना। तो इन उपन्यासों में दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, धरती धन्ना अपना, जिसका क्षेत्र है पंजाब इलाके के दलित जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। अभी ऊपर आपने देखा मेरीगंज के बारे में पूछा गया था, इसके अतिरिक्त हमने गंगौली के बारे में, बेलारी और सेमरी के बारे में बताया था। तो देखिए यहीं से घुमा फिरा कर प्रश्न नए पैटर्न पे पूछे जाते हैं। नए पैटर्न पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि मुझे नए पैटर्न की जानकारी नहीं है, मैं पुरानी परंपरा के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है। हमारी कोशिश ये है कि आपको सभी चीजों की जानकारी आपके पास, लेकिन जब आप री एग्जाम में जा रहे हैं तो आपका मनोबल कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके 18 जून के एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अब जब आप दोबारा जा रहे हैं तो कैसे उन सभी चीजों को याद करें। तो शुरुआत सरलता से होती है, फिर आप कठिनता की तरफ जाते हैं। अगर आपको ज्यादा शौक है नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना, कठिनाई के दृष्टिकोण से पढ़ना, कठिन कठिन प्रश्नों को ही हल करना, तो इस चैनल पर भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जहां भी पसंद हो वहां पर देख सकते हैं, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है। कभी कुछ कमेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा चिंतित कर देते हैं, फिर भी मैं अपने उन विद्यार्थियों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं जो कि हमारे ऊपर वर्षों से विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, पढ़ाई करने का तरीका भी इस तरीके से हो जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी आप उन परीक्षाओं में कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। शिवपालगंज का संबंध किस उपन्यास से है? बातों ही बातों में आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। ऑप्शन दिया गया आधा गांव, राग दरबारी, महिला आंचल, झूठा सच। तो शिवपालगंज काफी फेमस उपन्यास है राग दरबारी, जो कि व्यंग शैली पर लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास शिवपालगंज वहीं से जुड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पर देखिए गंज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त से हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि गंज शब्द उस जगह के लिए प्रयोग होता है जहां पर छोटी मोटी मार्केट होती है। तो आप लोगों के आसपास में अगर कोई गंज शब्द है तो आप जरूर देखिए कि क्या वहां पर पहले मार्केट हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर शिवपालगंज है, मेरीगंज है, ठीक है, मऊ में मैंने देखा कोपागंज है, इसके अतिरिक्त हमारे गाजीपुर में नंदगंज है। आप लोगों के एरिया में कौन कौन से गंज है, तो ये कितना गंज शब्द का सही अर्थ है, इसको आप प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे। दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? अब इस प्रश्न का उत्तर जो विद्यार्थी दुलाई वाली कहानी पढ़ा होगा वही ठीक से बता पाएगा। देखने में बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन उन बड़े क्वेश्चंस के बराबर ही इसका भी मान है। तो दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया बनारस, झांसी, भोपाल, इलाहाबाद। तो कहाँ के रहने वाले थे? इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि हिंदी की चर्चित कहानी राही का लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया उषा प्रियमदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राही नाम की कहानी आपके सिलेबस में भी लगी है, और इसमें राही जो एक चोरी के मामले में जेल में चली जाती है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वो किस चीज की चोरी की थी, तो हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में इस चीज पर चर्चा की हुई है, ठीक है, आपको याद भी आ गया होगा। इसकी जो कहानीकार है वो कोई और नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनको कि हम कवयित्री के रूप में जानते हैं, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं जिसमें कि
राही नाम की कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है? ऑप्शन दिया गया पिता, आकाशदीप, परिंदे, कोसी का घटवार। तो बुद्धगुप्त का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आकाशदीप कहानी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? अब आप तमाम कहानियां पढ़े होंगे, लेकिन इस संवाद को आपको बताना है कि किस कहानी से है। अमृतसर आ गया, गैंग्रीन, उसने कहा था आकाशदीप। तो इसमें से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृतसर आ गया है। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? पतीली, कढ़ाई, चाकू, चिमटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रश्न ईदगाह कहानी से बनाया गया है। हामिद जो उसका पात्र है उसने क्या खरीदा था? आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन डी, चिमटा खरीदा था। और चिमटे को किस प्रतीक के तौर पर देखता था, उसका उद्देश्य क्या था खरीदने का? ये जब आप ईदगाह कहानी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि कहानी का अंश दिया गया है। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। प्रस्तुत अवतरण किस कहानी का है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया तीसरी कहानी, उसने कहा था पिता, चीफ की दावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, पिता नाम की जो कहानी है उससे इस कथन को लिया गया है। पिता किसकी कहानी है? आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो कि चाहते हैं कि उनको इस तरीके से होमवर्क दिया जाए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी का गीत है? ऑप्शन दिया गया पंचलाइट, कपड़घर, कस्बे की लड़की, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले पेपर को आप देखेंगे जो जून में हुआ था, तो उपन्यासों, कहानियों और नाटकों में आए हुए गीत योजना पर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने नए पैटर्न को जरूर देखा है, लेकिन हमें यह है कि आपकी तैयारी कंप्लीट है, थोड़ा सा उसको आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रैक्टिस सेट करने बहुत जरूरी है। तो देखिए ये कथन कहां से लिया गया, इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया कि हमने तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नामक कहानी में पढ़ा था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई, प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी का संवाद है? कफन, परमात्मा का कुत्ता, अपना अपना भाग्य, उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि ये तो उसने कहा था कहानी में। अब ये संवाद किसके किसके बीच में है, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नायक और नायिका कौन कौन है, उनकी एज क्या है। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, प्रस्तुत कथन कौन सी कहानी में कहा गया है? अकेली, गदल, गैंग्रीन, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। तो कौन सी कहानी है जिसमें कि इस कथन को कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी में इस बात को कहा गया कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। ये कथन बहुत कुछ कह रहा है, आगे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन दिया गया 1933, 1926, 1931, 1929। परिंदे कहानी आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए कहानी से कुछ नहीं पूछा, कथाकार से पूछ दिया कि उनका जन्म कब हुआ था, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में हुआ था कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई, गीत का अंश किस नाटक से? राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुलराई। और मुझे याद है कि इस नाटक को हमने लाइन बाय लाइन आप सभी को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया अंधायुग, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर अंधेर नगरी। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन डी, अंधेर नगरी नाटक में या प्रहसन में इस गीत को कहा गया है। राम के नाम से दोनों नयन बिन सूरदास भय कवि कुल राई, एकदम से आखिरी पंक्तियों में से एक है ये। और आपको ध्यान रखना है कि किस दृश्य या फिर अंक में इस
कविता को या फिर इस गीत को कहा गया है। ठीक है, नए पैटर्न में ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण उक्त स्थान संकेत किस नाटक के प्रथम अंक और प्रथम दृश्य से संबंधित है। देखिए ये भी नए तरीके का ही सवाल है, बस पूछा गया है सीधा। ऑप्शन देगा स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, विशाख। तो ये बात किस, ये जो दृश्य दिया गया किस नाटक से है और उसके किस अंक और दृश्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त नाटक। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही अंक के पहले दृश्य में यह बताया गया कि तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है, चाणक्य और सिंहरण वहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद चाणक्य के कथन से शुरुआत होती है और फिर सिंहरण भी रखता है, फिर चंद्रगुप्त आता है, फिर इसी तरीके से ये नाटक आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए मंदाकिनी, कोमा, खिंगिल, देवसेना। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है, देवसेना का संबंध ध्रुवस्वामिनी से नहीं है और बाकी जितने भी इसमें पात्र है, मंदाकिनी है, कोमा है, खिंगिल है, ये सभी ध्रुवस्वामिनी से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। उक्त कथा गायन का संबंध अंधा युग नाटक के किस अंक से है। ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला अंक से इसको लिया गया है। और आप जानते हैं कि अंधा युग में कुल 5 अंक हैं, पांचों अंक शीर्षक पर आधारित हैं। इससे रिलेटेड हमने कई प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जरूर जाकर देखिए। अगर आप और गंभीरता से नए पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से भी देखिए। ठीक है, तो पहले अंक में इस बात को कहा गया कि जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सिंदूर की होली नाटक की 2 स्त्री पात्र हैं, चंद्रकला और मनोरमा, मनोरमा और अर्चना, अर्चना और चंद्रकला, चंद्रकला और चंद्रप्रभा। तो सिंदूर की होली नाटक किसका है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने इस पर चर्चा की थी। यहाँ पर 2 स्त्री पात्रों की बात की गई है और हमें बताना है कि वो दोनों स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रकला और मनोरमा, जो कि सिंदूर की होली नाटक से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि विलोम क्या है। एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया मल्लिका, कालिदास, अंबिका, विलोम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कथन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक से जो भी ये कथन लिया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विलोम और कालिदास, जैसे कि आप जानते हैं कि कालिदास इस नाटक का नायक बताया गया है जबकि विलोम को खलनायक के तौर पर देखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम है। तो ये पूरा आषाढ़ का एक दिन का जो जिस्ट है वो ये पूरी पंक्ति यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रही है। तो ये कथन किसका है। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, विलोम द्वारा ये कथन कहा गया है। यहाँ पर सवाल पूछा गया, यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। उक्त गद्यांश का संबंध किस नाटक से है। ऑप्शन दिया गया आगरा बाजार, बकरी, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक हैं आपके सिलेबस में लगे हुए हैं यूजीसी नेट के। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो कि इब्राहिम अलका जी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया, यानी कि किसी न किसी से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है, बकरी नाटक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया नाटक है। और आप जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो किस सप्तक से जुड़े हुए हैं, वो कवि भी थे, साथ में उन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा जो कि आम आदमी का जीवन उसमें व्यक्त किया जाता है। तो ये नाटक लिखने का उद्देश्य क्या रहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कि इब्राहिम अलका जी से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हिंदी में तो बहुत सारे नाटक लिखे गए, भारतेंदु प्रसाद, मोहन राकेश, लेकिन कोई ऐसा नाटक नहीं है जो कि आम आदमी के समसामयिक मुद्दों को उठाता। तो नाटक लिखा गया बकरी नाम से। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको गांधीवाद भी दिखाई पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि धीरे धीरे अंधकार
अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। उक्त दृश्य परिवर्तन की सूचना किस नाटक की है? तो यहाँ पर देखिए, दृश्य परिवर्तन के आधार पर सवाल पूछा गया है और हमें बताना है कि ये जो यहाँ पर कथन दिया गया है ये किस नाटक से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है अंधायुग, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, भारत दुर्दशा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नीचे के दो ऑप्शन है महाभोज और भारत दुर्दशा, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको आप इस प्रश्न से बाहर भी कर सकते हैं। मुकाबला ए और बी के अंतर्गत है और दोनों का आप देखेंगे जो विषय वस्तु है महाभारत से, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक कौन है। ये सब आपके दिमाग में तुरंत छपना चाहिए और साथ में ये नाटक कब प्रकाशित हुआ, कौन कौन से इसके पात्र हैं, ये सब आपके दिमाग में आने चाहिए। और नहीं आ रहे हैं तो इस चैनल पर हमने शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट नोट्स और इसके बाद मैराथन कोर्स सब कुछ किया हुआ है। बस आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमारे प्रति विश्वास होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पर काफी जोर देता हूं कि अगर आप लोग विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे किसी भी जगह पर। तो इस दृश्य परिवर्तन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि धीरे धीरे अंधकार में बच्चों के रोने की सिसकने की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश, अगर आपने थोड़ा बहुत रंगमंच का अनुभव किया होगा तो वहां पर आप देखते हैं कि रंगमंच बना रहता है, तो जैसे ही शुरू होता है तो पहले अंधेरा रहता है, फिर धीरे धीरे वहां पर प्रकाश होना शुरू कर देता है। इधर पूरा दर्शक बैठे रहते हैं, इधर पूरा अभिनेता जो होते हैं। तो ये दृश्य परिवर्तन वहीं का है। कौन आ रहा है? 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा की एज यहाँ पर क्या बताया गई? 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। तो ये कथन या फिर दृश्य परिवर्तन की सूचना एक और द्रोणाचार्य नाटक से लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। पहला अंक गर्मियों में एक दिन। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। तीसरा अंक 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन। तो प्रश्न को देखने के बाद आपके दिमाग में वो मूल टेक्स्ट यानी वो नाटक आपके दिमाग में आ गया होगा, अंजो दीदी। और इसके नाटककार कौन है, प्रकाशन वर्ष कब है, पात्र कौन कौन से, सब आपके दिमाग में आना चाहिए। अपने दिमाग को रबर की तरह बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश भी की जाती है कि आपके जो सोचने समझने की क्षमता है उसका दायरा बढ़े। तो जैसे ही आपने इन विकल्पों को देखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि हमें असत्य कथन खोजना है। तो ऊपर के तीनों जो कथन है वो सत्य है कि अंजो दीदी नाटक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया, शुरुआत में ही बताया गया है कि स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा है। पहला अंक जो है वो गर्मियों में एक दिन है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। अब यहाँ पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अंजो दीदी, जो कि 2 अंकों में विभाजित नाटक है, अब इन दोनों अंकों के बीच कितने साल का फर्क है? 20 वर्ष का। एक बार हमने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा भी था और यहाँ पर देखिए कैसे विकल्प में प्रश्न के तौर पर आ गया है। ठीक है, 2 अंकों के बीच 20 वर्ष का अंतराल। तो आप न पढ़े हुए भी अंजो दीदी को समझ पाएंगे कि इसमें 2 अंक है। स्थान दिल्ली की चर्चा की गई है। आगे एग्जाम में हो सकता है कि अंजो दीदी में किस जगह का वर्णन किया गया है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कुछ भी बोला जा सकता है। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतना दूर अगर आपने धैर्य बनाकर देख लिया, आपके दिमाग में वो पुराना पैटर्न नहीं है कि जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है वो फालतू बताया जा रहा है। अब तो पैटर्न बदल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्स्ट और बेस तो वही रहेगा, बस पूछने का क्या हो जाता है, ढंग अलग हो जाता है। आपके हाथ में बैट होगा, आपके हाथ में बॉल होगी, पिच 22 गज की होगी, 11 खिलाड़ी होंगे, आपको मारना है तो आप चाहें तो 360 डिग्री का मार सकते हैं, आप चाहें तो सीधे बॉलर के हाथ में कैच समा सकते हैं। तो देखिए, पढ़ना सब वैसे ही है, बस अपना बेस मजबूत कीजिए, अपना विश्वास मजबूत कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि वो भाड़े पर आते हैं ताकि थोड़ा कुछ इधर उधर कमेंट्स करके चले जाएं। तो अंजो दीदी बातों ही बातों में आप पूरा समझ गए होंगे कि उसमें 2 ही अंक है। जो तीसरे अंक की बात की जा रही है वो
केवल ऐसे विकल्प को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी परखी जा रही है, वरना और दिन होता तो क्या, तो विशु और क्या विशु की मौत। सूत्रधार का उक्त कथन किस नाटक से लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूत्रधार, दृश्य परिवर्तन, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इस प्रश्न पत्र में किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी रचना के बारे में हम बात करेंगे उसमें सूत्रधार का काफी रोल है। ठीक है, यहाँ पर सरोहा एक जगह है, उसकी बात की जा रही है। आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार हमने सरोहा नामक जगह किस रचना में पढ़ी हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभोज। जब महाभोज की बात आ रही है तो तुरंत आपके मन में उसके लेखिका का नाम आ जाएगा और उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो सरोहा की में जो भी घटी छोटी छोटी घटना भी इस सीट के साथ जोड़कर देखी जा रही हैं, वरना और दिन होता तो क्या, तो विशु और क्या विशु की मौत है। विशु जो कि पात्र के तौर पर है महाभोज का। ये सूत्रधार का जो कथन लिया गया वो नाटक महाभोज जो कि मन्नू भंडारी का है। हालांकि महाभोज आप देखेंगे कि उपन्यास भी है, लेकिन इसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही सीधा सामान्य प्रश्न पूछा गया कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह। तो बिल्कुल समय यहाँ लेना ही नहीं है, आपके दिमाग में आ गया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नामवर सिंह। संस्कृति और सौंदर्य में नामवर सिंह ने अशोक के फूल के बारे में भी चर्चा की हुई है। तो कुछ यहाँ पर कथन आप देख लेंगे कि अशोक के फूल से रिलेटेड आते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन सा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो कुछ न कुछ जैसे आप देखेंगे नामवर सिंह के रचनाओं में, तो कहीं कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं। आप चाहे दूसरी परंपरा की खोज पढ़ें, संस्कृति और सौंदर्य पढ़ें, वहां पर इनका नाम आ ही जाता है। और कारण भी है कि ये इनके शिष्य रहे, नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। ये कथन आप सभी के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस और उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित होकर, प्रेरित होकर आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। कैसे उस साधारण लोहा में परिवर्तन होता है, वो भी चुंबकीय आकर्षण अपने अंदर धारण कर लेता है। ये सब आपके ग्रुप और आप किसके संपर्क में उस पर निर्भर करता है। तो ये निबंध, ये जो कथन पूछा गया है किस निबंध का अंश है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया विज्ञान और साहित्य, उत्तर फाल्गुनी के आसपास नाखून क्यों बढ़ते हैं, कविता क्या है, हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो निबंध पूरे पढ़ लिए थे, कई बार पढ़ लिए थे, लेकिन ये कहाँ से पूछ लिया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। जो निबंध है आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है जब वो किसी चुंबकीय आकर्षण के ग्रुप में रहता है। उसके अंदर आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है, साहस है। ये सभी चीजें आप अपने चरित्र में भी लाइए तो बड़ा आप देखेंगे कि अंतर दिखाई पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप हजारों रुपए देकर कोचिंग करेंगे, इस तरीके की बातें आपको शायद बताने, क्योंकि वहां पर तो है कि कितना हम अपने व्यापार को बढ़ाएं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ सफेद। पंक्ति के लेखक का नाम है। ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह, नामवर सिंह। तो देखिए प्रश्न को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जरूर आना चाहिए कि पवित्रता की बात की जाए, यहाँ पर भेड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब आपके सिलेबस में जो भी निबंध लगा हुआ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए। ये थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र जो कि खुद एक पत्र के संपादक थे, तो हम देखते हैं कि ये निबंध उनके जो थे अधिकतर किस पत्र में प्रकाशित हुए। ऑप्शन दिया गया प्रताप, ब्राह्मण, सरस्वती, बाल बोधिनी पत्रिका। तो इसमें हमें बताना कि सही जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब तक पहुंचे,
कि ब्राह्मण नामक जो पत्र है उसमें प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध प्रकाशित हुए थे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर के लेखक है। बहुत ही सामान्य छोटा सा प्रश्न, लेकिन उसकी कीमत उतना ही है जितने की बड़े प्रश्नों की है। उठ जाग मुसाफिर के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया कि विवेकी राय, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए है विवेकी राय। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है। भाव एवं मनोविकार संबंधी, आलोचना का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की खास विशेषता क्या थी? अगर आपने चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ा होगा और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आप सहमत होंगे कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध लिखा करते थे और आलोचना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप भी उसमें दिखाई पड़ता था। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी। बहुत ही इजी था, लेकिन आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाव एवं मनोविकार पर आधारित होते हैं। आलोचना में जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी रस मीमांसा, आपने इसका नाम सुना होगा। और इसके अतिरिक्त व्यवहारिक आलोचनाओं में आप देखेंगे जिसमें उन्होंने जयसी पर लिखा है, सूर पर लिखा, जिसको कि हम त्रिवेणी कर सकते हैं, तुलसी पर लिखा, और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हर एक कवि और लेखक पर उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना के रूप में है ही। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, विवेकी राय। तो व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर सांस्कृतिक निष्ठा किसके निबंधों की खास विशेषता है? तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप अपने नोटबुक पर इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने लिख लीजिए, मानवतावादी प्लस सांस्कृतिक निष्ठा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे और कितना भी घुमाकर सवाल आएगा आप जरूर उसको कर लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये बात कही जा रही होगी। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो विद्यानिवास मिश्र का इजी क्वेश्चन है पूछा गया है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का हो गया। और बाकी आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सांकेतिक रूप में लिख दिया है, आपका दिमाग भी उसको सेव कर लिया होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छूने। यह किस निबंध का अंश है? आपको याद आ गया होगा कि ये हमने कहीं न कहीं तो जरूर पढ़ा है, इंपॉर्टेंट करके इसको आप कर सकते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, श्री शंभू के चिट्ठे, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उठ जाग मुसाफिर। तो देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में जितने निबंध लगे हुए हैं, इस पेपर की खास विशेषता ये है कि एकदम सिलेबस वाइज इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 1% भी नहीं कर सकते कि ये चीज बाहर से आई हुई है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। और एक प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पर भाषण दिया था, ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं, किस मेले में दिया हुआ था। ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है यही तथ्य आगे आपको प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ जाए। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं, हम लोग हैं, वो आराम और आलस करने में आगे हैं, लेकिन अमेरिकन को देखा जाए, अंग्रेज को देखा जाए, फ्रेंच को देखा जाए, तुर्की को देखा जाए तो सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पहले नंबर पर कौन आए, और हम लोग क्या है कि हम लोग आलस कर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या यहाँ पर बकवास कर रहा है, अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं मनोरंजन मसाला वाला वीडियो देखूंगा, मैं शॉर्ट वीडियो देखूंगा, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा, अपने से पढ़ूंगा। इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आती हैं और कुल मिला के आलस, और उससे हम भी प्रभावित होते हैं, कई बार हम भी आलस करते हैं, ये हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन इस निबंध के माध्यम से हमारे मन में यही आता है कि कोशिश करनी चाहिए, सरपट दौड़ना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्री शंभू के चिट्ठे में किसको संबोधित किया गया है? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो श्री शंभू के चिट्ठे, जो कि आप जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त का व्यंग्य प्रधान निबंध है,
और इसमें उन्होंने टारगेट किसको किया है, लॉर्ड कर्जन को किया हुआ है। लॉर्ड कर्जन को उन्होंने टारगेट करके ये एक तरीके से भारत मित्र नाम का जो पत्र है उसमें इसको संपादित इसमें प्रकाशित करवाया है और कई अध्यायों में बटा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर अलग से भी हमने शिव शंभू के चिट्ठे पर चर्चा की हुई है। परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से हमने बताने का प्रयास किया, जरूर आप देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो शिव शंभू के चिट्ठे में किसको टारगेट किया गया यानी संबोधित किया गया, यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया, संबोधित किया गया, सही जवाब हो गया लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने की बंगाल विभाजन किया हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज है। ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि रिपीट के तौर पर, इसके पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी से चर्चा की थी, आपको याद हो न याद हो मुझे लेकिन याद है। यहाँ पर देखिए हमारे जो रेगुलर विद्यार्थी हैं तुरंत बोल दिए कि जिंदगी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो। क्या जबरदस्त तरीके का एक कथन है, ये हम सभी के जीवन से है। जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो। मान लीजिए आसानी से आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आसानी से नौकरी लग जाती है, तो उस संघर्ष को, उस तड़पन को, उस तपन को नहीं महसूस कर पाएंगे। ठीक जैसा संबंध अंधेरी रात और रोशनी की रात में। पूछा गया कि उपरोक्त अंश किस रचना से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, माटी की मूर्तें। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, आपके दिमाग में ये सब दौड़ रहा होगा, बिल्कुल दौड़ना भी चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी इस बात को लिख रही हैं प्रेमचंद को याद करते हुए कि जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त या फिर वक़्त उसे कैसे मालूम। जबरदस्त तरीके का ये कथन रहा, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी अभी अंधेरी रात में, ये कोशिश कीजिए कि रोशनी वाली रात या रोशनी वाला समय उनके जीवन में आने ही वाला है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आप हुदरी किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन दिया गया मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, शिवरानी देवी, शिवानी। तो आप हुदरी आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। सिलेबस अगर आप बढ़िया से थोड़ा बहुत देखे होंगे तो तुरंत इसको बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, रमणिका गुप्ता। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भोला राम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था। ऑप्शन दिया गया रुपए, गदा, वीणा, बांसुरी। तो भोला राम का जीव व्यंग्य प्रधान रचना हरिशंकर परसाई की, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। इसमें पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था, आपको वो दृश्य जरूर याद आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, वीणा को रख लिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि जामुन का पेड़ किसकी रचना है। हरिशंकर परसाई, कृष्णचंद्र, विष्णु प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र। जामुन का पेड़ सामान्य एक प्रश्न है, फिर भी इस प्रश्न के बहाने जामुन का पेड़ की विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से इसमें पात्र हैं और कौन सा महत्वपूर्ण कथन है, उसको जरूर आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णचंद्र। ये रचना आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और साथ में केबीएस की अगर आपने तैयारी की होगी या फिर इस चैनल से जुड़े होंगे तो जामुन का पेड़ पे हमने विस्तार से बात की हुई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का अंश है। आवारा मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी यह भी। तो देखिए ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको उस टेक्स्ट के तरफ जरूर ले जा रहा होगा कि आखिरकार आपने इस कथन को कहाँ पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो देखिए जब भी कायस्थों की बात आए तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम जरूर आना चाहिए, वो है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं से इस कोटेशन को लिया गया है और कायस्थों से जुड़े हुए थे। वो श्रीवास्तव भी थे और ज्यादा क्या बताने की जरूरत है, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, सारी चीजें आप जानते भी हैं। तो ये कथन देखिए कहां से ले लिया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मेरी तिब्बत यात्रा में प्रथम खंड कौन सा है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन का यात्रा वृत्त आप पढ़ेंगे तो उसमें कई खंड बटे हुए हैं जिसकी चर्चा हमने अपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया, लहासा से उत्तर की ओर, श्योक की ओर, नेपाल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि प्रथम खंड जो है लहासा से उत्तर की ओर। लहासा कहाँ पर है? ये तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मुझे याद आता है कि जब मैं 9वीं का विद्यार्थी था तो हमारे फील्ड में सभी विद्यार्थियों को बैठाया गया था और एक व्यक्ति अतिथि के तौर पर आया था कुछ अपना स्पीच देने के लिए, और उसने कहा कि मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं, कोई बता सकता है क्या? सवाल उन्होंने पूछा कि तिब्बत की राजधानी कहाँ है। तो हम लोग उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन हमारे पीछे जो टीचर थे उन्होंने इशारा किया, उन्होंने लासा का इशारा किया, अपने दोनों अंगुलियों को ऐसे, जैसे लासा अंगुली में चिपक जाता है तो लसर लसर करता है, उसी टाइप से उन्होंने संकेत किया। तो एक लड़का धीरे से उठा और बोला कि सर लासा है। ठीक है, लासा आप लोगों ने देखा होगा, खासतौर से अगर कोई पूर्वांचल से जुड़ा होगा तो, जिसको कि हम गोद भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसको शाबाशी दी कि वेरी गुड, तुमने बता दिया, जबकि हमें पता नहीं था। तो लासा शब्द जब भी हम देखते हैं तो वो घटना हमें याद आ जाती है। आप लोगों के स्कूली जीवन में भी इस तरीके की घटनाएं जरूर हुई होंगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कुल कितने प्रकरण है और उन प्रकरणों के अलग अलग शीर्षक क्या है। इस पर हमने नए पैटर्न के दृष्टिकोण से बहुत बात की हुई है। अगर आप चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत लगेगा कि ये तो बहुत पहले बात हो गई है। ठीक है ना? तो देखिए, नए पुराने दोनों को आपको मिलाकर चलना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो, उपयुक्त सभी। तो जीवनी लेखन, जीवनी और आत्मकथा दो विधाएं होती हैं जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, आत्मकथा में लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी में किसी लेखक या व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक है, तो अन्य कोई लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, और जब खुद लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी। और आप देखेंगे कि मैं एक बार राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम में गया हुआ था और हमने वहां पर सवाल पूछा था कि आत्मकथा अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो जानता है कि जो घटना है वो लिख रहा है वो सही लिख रहा है, लेकिन जीवनी में तो तीसरे व्यक्ति के ऊपर है। यानी जीवनी लिखना ईमानदारी के दृष्टिकोण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमने सवाल पूछा हुआ था और हमारे जो एक्सपर्ट थे वो थोड़े से वहां पर इस प्रश्न को लेकर गंभीर हुए थे। आप लोगों ने उस छोटी सी वीडियो को जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पे है वो। ठीक है, जीवनी लेखन में कौन सी घटना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। सभी चीजें इसमें क्या है, जरूरी है कि संवेदना हो और उसमें एक तारतम्यता भी हो, अनुभवों की तारतम्यता, ये ना कि पहले कोई चीज कही जा रही है फिर बाद में कोई चीज कही जा रही, और उसमें क्या हो, भावों का भी आलोड़न या फिर समावेश सही तरीके से किया गया। तो सही बातें हैं। आगे के लिए ध्यान में रखिए, ये सब यहाँ पर लग रहा है आपको कि ये एग्जाम प्रैक्टिस प्रश्न के रूप में है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि जीवनी के बारे में बताइए कुछ। तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों का आलोड़न करने की क्षमता हो, शक्ति हो, तो उसे हम जीवनी कह सकते हैं। तो सामने वाला जो एक्सपर्ट होगा वो आपका चेहरा ही देखता रह जाएगा कि क्या गजब का बोल रहा है, और उसको क्या मालूम है कि ये ऑलरेडी अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़कर आया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के परफॉर्मेंस से हमारी परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है। हालांकि प्रत्यक्षता मैं आपके साथ नहीं जुड़ा हूं, अप्रत्यक्षता ही जुड़ा हूं, लेकिन ये काफी है। आगे बात करते हैं, आज का जो आखिरी प्रश्न है पूछा गया, मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया रमणिका गुप्ता, तुलसीराम, मुक्तिबोध, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। यहाँ पर रहता तो और ये ऑप्शन बढ़िया हो जाता। सही जवाब हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, तुलसीराम। मुर्दैया किसकी रचना है? तुलसीराम की। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। हमारे लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं और री एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आगे अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को देखेंगे, फिर जब आप रिवीजन करने जाएंगे मूल टेक्स्ट को, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।